everyone, welcome to our channel. So guys, today topic is about TDS on cash withdrawal section 194N. हाँ जी, तो यहाँ पे जो ये सेक्शन है ये किस किस को एप्लीकेबल होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 3 डिडक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसमें से फर्स्ट है बैंकिंग कंपनी जो रजिस्टर है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अंडर सेक्शन 190 अंडर एक्ट 1949 के अंडर। और सेकंड जो डिडक्टर है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, कोई को भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस करती है। और थर्ड है पोस्ट ऑफिस। ये अगर ये तीनों जो पर्सन्स है अगर किसी को एनी सम किसी भी पर्सन को देते हैं इन कैश में किसी को कोई पैसा दे कैश में किसी को कोई भी सम देते हैं इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज़, देन इन्हें जो TDS है वो काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2% ऑफ द सम। तो मेन सेक्शन क्या है कि अगर बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस रन करती है, और पोस्ट ऑफिस अगर ये कैश में एक्सीडिंग ₹1 करोड़ किसी को पेमेंट करते हैं तो इन्हें जो है TDS रेसिपेंट का काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सम। तो जो टाइम रहेगा डिडक्शन का वो जब आप पेमेंट करेंगे रेसिपेंट को तब आपको जो है TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सेक्शन में अभी 1 जुलाई 2020 से कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। ये मॉडिफिकेशन है, इसमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 1 करोड़ की वो चेंज है, और जो रेट ऑफ TDS है वो भी चेंज किया गया है। तो ये चेंजेस किन लोगों के लिए है तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो जो ये चेंजेस किसको अप्लाई होंगे उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो रेसिपेंट है वो कौन है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी रेसिपेंट ने, मान लीजिए आपने पेमेंट करी किसी रेसिपेंट को, और मान लीजिए ये वाले प्रीवियस ईयर में आपने पेमेंट करी, बट उसने जो 3 लास्ट ईयर की जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस में क्या होगा, और जो फाइल करने का पीरियड है वो भी एक्सपायर हो चुका है। जो पीरियड दिया होता है फाइल करने का अंडर सेक्शन 139(1), वो भी उन 3 सालों की जो रिटर्न्स है उन अब वो फाइल नहीं हो सकती है। तो उस केस में जो लिमिट्स है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स और जो रेट ऑफ TDS है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका जो अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है वो है फाइनेंशियल ईयर 2021। तो मान लीजिए आपने रेसिपेंट हो और आपने कोई भी अमाउंट उन 3 पर्सन से रिसीव किया, ठीक है, पर आपने जो है फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 17-18 की रिटर्न फाइल नहीं की है। तो उस केस में क्या है, अब आप ये रिटर्न फाइल भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो फाइल करने का टाइम है वो एक्सपायर हो चुका है। तो उस केस में अगर आप रिसीव करते हो मोर देन 20 lakhs बट लेस देन ₹1 करोड़, तो आपके ऊपर जो है TDS कितना लगेगा, 2%। यानी कि जो अभी हमने जो 3% पढ़े तो वो लोग आपका कितना TDS काटेंगे, 2%। और 5% मोर देन 1 करोड़ की पेमेंट है तो उस पर कितना लगेगा, जो TDS अमाउंट है 5 करोड़। तो यहाँ पे जो है ये लिमिट घटा दी गई है जिन्होंने अपनी 3 साल की अगर रिटर्न फाइल नहीं की है उनके लिए, कि अगर मोर देन 20 lakhs बट लेस देन ₹1 करोड़ तक की पेमेंट है तो जो TDS का रेट रहेगा वो 2% रहेगा। और अगर वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट अगर इन कैश मोर देन 1 करोड़ है तो जो TDS का रेट है वो आपका एक्सीड हो जाएगा, तो जो है वो कितना होएगा, 5%। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो RBI से कंसल्ट करके किसी भी पर्सन को इस नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ से, मतलब उसके ऊपर 194N जो है उसको ऊपर नहीं, मतलब उसको एग्जम्प्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 194N से। तो जो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194N, तो मतलब किस किस को इस सेक्शन के अंडर TDS नहीं काटना है। एक तो अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो तो आपको इस सेक्शन के अंडर TDS नहीं काटना है। सेकंड, अगर आप किसी बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट कर रहे हो और वो बिज़नेस करती है बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस का, तो
यानी मतलब अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो या फिर बैंकिंग कंपनी को कर रहे हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिज़नेस करती है बैंकिंग का, या फिर आप पोस्ट ऑफिस को पेमेंट, यानी कि एक पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस को करता है या फिर बैंक पोस्ट ऑफिस को करता है, या फिर तो मतलब इन्हें तो आप इन केसेस में जो है TDS नहीं काटेंगे। और एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, तो वही है एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है जो बैंकिंग कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन कैरिंग, मतलब जो बैंकिंग का बिज़नेस करते हैं, अगर आप उनको पेमेंट कर रहे हो और वो RBI के गाइडलाइंस के मतलब अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपना बिज़नेस फॉर्म किया है बैंकिंग बिज़नेस का, तो उन पे भी जो है TDS आपका नहीं कटेगा। और अगर आप पेमेंट करते हो किसी वाइट लेबल ATM ऑपरेटर को, तो जो ऑपरेटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, तो उस केस में भी जो है आपका TDS अंडर सेक्शन 194N नहीं कटेगा। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को इस सेक्शन से एग्जम्प्ट कर सकते हैं, तो और उनको पहले उसके लिए RBI से कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ RBI कुछ लोगों को इस सेक्शन से जो है एग्जम्प्ट किया है। तो चलो फर्स्ट जो इन्होंने एग्जम्प्ट किसको किया है, कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट्स ऑफ वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स। तो जो CRA होती है यानी कि कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट्स जो ऑटोमेटिक टेलर यानी कि ATM मशीन में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट उनको क्या करना पड़ेगा कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उनको एक सेपरेट से जो है बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वहाँ से सिर्फ विड्रॉल्स होंगी वो आपकी सिर्फ कहाँ जानी चाहिए, ATM मशीन्स में। तो अगर वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैश ATM मशीन में, तो इस केस में उनको जो है TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। और उनको मतलब और उनका सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा एवरी मंथ टू द बैंक सर्टिफाई दैट द बैंक अकाउंट ऑफ द CRA एंड द फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ द वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड द अमाउंट्स बीइंग विड्रॉन फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट हैज़ बीन रिकनसाइल्ड। और मतलब उनको हर महीने क्या है अपने जो अकाउंट्स है वो मेंटेन रखने पड़ेंगे कि हाँ हमने सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया है और वहाँ से जो पैसा ट्रांसफ़र है वो सिर्फ ATM मशीन में ही जा रहा है, और वो जो अमाउंट है जितना अमाउंट वहाँ से विड्रॉ हो रहा है और जो जितना पैसा जो है ATM में है वो पूरा रिकनसाइल होना चाहिए आपस में। तो उसकी जो उनको रिपोर्ट है वो हर महीने डिपॉज़िट करवानी पड़ेगी। तो अगर वो ये सर्टिफिकेट उनको दिखाते हैं बैंकिंग कंपनी को या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को या फिर पोस्ट ऑफिस को, तो उस केस में जो है इनका जो TDS है वो नहीं कटेगा। नेक्स्ट है आपका कमीशन एजेंट और ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड रजिस्टर अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट टू द कंसर्न स्टेट। तो अगर जो कमीशन एजेंट होते हैं और ट्रेडर है ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी और वो रजिस्टर है अंडर APMC स्कीम के अंडर, तो उस केस में अगर वो मान लीजिए प्रोड्यूसर्स को जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं उनको पेमेंट करते हैं मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ इन कैश, तो उस केस में उन्हें जो है TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इनके लिए भी फॉर्मेलिटी है, इन्हें क्या करना पड़ेगा अगर उनको ये एग्जम्पशन लेनी है, तो इन्हें एक तो इंटीमेट बैंक को जो जहाँ बैंकिंग कंपनी है जहाँ से ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो उन्हें इंटीमेट करना पड़ेगा उनका अकाउंट नंबर और वो कितना पैसा उसमें अगर बिकॉज़ वो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो उन्हें उनका परमानेंट पैन नंबर वहाँ पे देना पड़ेगा। और आल्सो उनको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ से भी कैश विड्रॉ कर रहे हैं, और पोस्ट ऑफिस को, क्योंकि अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसा विड्रॉ करते हैं
क्योंकि और उनको वहाँ पे उस सर्टिफिकेट में बताना पड़ेगा कि वो क्यों पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और उसका जो पर्पस होना चाहिए वो पेमेंट्स जो होनी चाहिए वो फार्मर्स को पेमेंट कर रहे हैं या फिर उन्होंने कोई परचेज़ किया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही वो पेमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो अगर वो ये सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उनके ऊपर जो है TDS नहीं कटेगा इस सेक्शन के अंडर। और आपका जो थर्ड है वो आपका रहते हैं द ऑथराइज्ड डीलर, इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट एंड फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर। और अगर कोई ऑथराइज डीलर है और इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट्स है, सब एजेंट्स हैं, तो वो भी इसके अंडर कवर हो जाते हैं। और अगर कोई फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर है, मतलब जो करेंसीज़ को कन्वर्ट करते हैं और लाइसेंस उन्होंने ले रखा है RBI से मनी कन्वर्जन के लिए, और उनकी कोई फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी एजेंट है, तो उस केस में भी उनको भी जो है वो अगर, क्योंकि वो मान लीजिए फॉरेन करेंसी किसी से ले रहे हैं और उनको इन उसके एक्सचेंज के बदले वो कैश में मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ कैश दे रहे हैं, तो उस केस में भी उनको जो है क्या आपको TDS नहीं काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194N। तो बोलते हैं कि जो ये दोनों पर्सन हैं, इन पर्सन को भी सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जहाँ से जो विड्रॉल हो रही है वो सिर्फ इन्हीं पर्पस के लिए होनी चाहिए। फर्स्ट पर्पस है कि वो सिर्फ जो विड्रॉल हो रही है, आपने कोई फॉरेन करेंसी परचेज़ की तो आपने उसकी पेमेंट के लिए होनी चाहिए। अब आपने फ़ॉरेन करेंसी परचेज़ की, या तो कोई टूरिस्ट आया उससे आपने फ़ॉरेन करेंसी परचेज़ की, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट विज़िट करने आया इंडिया में, या फिर कोई रेजिडेंट इंडियन है वो वापस आया इंडिया में, तो मतलब अगर इन 3 लोगों से आपने परचेज़ की फ़ॉरेन करेंसी और उनको इन रिटर्न में कैश दिया, ठीक है, और कैश जो आपने रिटर्न दिया वो एज़ पर द डायरेक्शन और गाइडलाइंस इशूड बाय RBI के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने RBI ने गाइडलाइंस इशू किया है मनी एक्सचेंज की, उस अकॉर्डिंग, यानी कि आपने सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, तो उस केस में आपको जो है TDS नहीं काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194N। और सेकंड है डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू द रेसिपिएंट बेनिफिशरी इन इंडिया। अब मान लीजिए किसी फॉरेनर का यहाँ पे कोई बेनिफिशरी है, तो वो बेनिफिशरी को मान लीजिए वो फॉरेन करेंसी में पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो जो बेनिफिशरी अगर वो उसको एक्सचेंज करवाता है मनी चेंजर से उस पैसे को, तो उस केस में भी जो है आपको जो TDS है वो नहीं कटेगा। तो ये कुछ एग्जम्पशंस थी 194N की कि किस किस केस में जो है TDS नहीं कटेगा। तो जो जितनी भी एग्जम्पशंस दे रखी है, एक तो इनको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप एग्जम्पशन चाहते हो तो आपको प्रॉपर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर आपको सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, या फिर जो आपकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन एज़ पर गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो उस केस में आपको जो है एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो यही तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।